Hello everyone, welcome to Clear Judiciary. Today we are starting one of the most fundamental concepts of the Evidence Act, and that is fact and issue and relevant fact. और आपका अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आपका पूरा एविडेंस एक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो आपको समझ में आ जाएगा. Because remember, evidence is not given about everything. Evidence is only given about certain facts, and those facts are fact and issue and relevant fact. And these two terms and these two phrases, ये जो दो टर्म हैं, दो phrases हैं, ये मेंशन किए हुए हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो चलिए हम देखते हैं कि सेक्शन 3 जो है वो क्या बोलता है. सेक्शन 3 की जो हेडिंग है, जो सेक्शन की जो हेडिंग है वो कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट. अब हम देखते हैं ज़रा कि सेक्शन का जो वर्ड है, जो लैंग्वेज है, वो किस तरीके से यूज़ किया हुआ है. वो कहता है कि एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant. यानी सेक्शन बोलता है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में जो आप किसी भी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पे देंगे एविडेंस, या फिर उन फैक्ट्स के बारे में, उन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस देंगे जिन्हें ये एक्ट रेलेवेंट कहता है, और किसी और के लिए आप एविडेंस नहीं देंगे. यानी जब भी आप एविडेंस देंगे तो वो किन फैक्ट्स के लिए देंगे. सबसे पहला है फैक्ट एंड इशू. सबसे पहला है आप फैक्ट एंड इशू के लिए एविडेंस देंगे या आप किसी रेलेवेंट फैक्ट के लिए एविडेंस देंगे. अब रेलेवेंट फैक्ट कहाँ है, कौन से फैक्ट को हम रेलेवेंट मानेंगे, ये एक्ट खुद कहता है. जब हम पार्ट 2 देखेंगे, चैप्टर 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो वहाँ सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो बात करती है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. यानी सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक जो फैक्ट्स हैं वो एक्ट उनको रेलेवेंट मानता है. अब हम समझते हैं कि जो ये वर्ड है फैक्ट, जिसको हम हिंदी में तथ्य बोलते हैं, वो क्या है. सेक्शन 21F बात करता है फैक्ट की. वो कहता है कि फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस. यानी कोई भी चीज़ या उस चीज़ का स्टेट या उन चीज़ों के आपस में जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, उनको, जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनको आप परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस से, उनको हम फैक्ट बोलेंगे. दूसरा कहता है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस. तो हमने देखा कि जो फैक्ट है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है फिजिकल या एक्सटर्नल फैक्ट्स और दूसरा है साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट्स. अब हम देखते हैं कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं. तो फिजिकल फैक्ट, या जिसको हम एक्सटर्नल फैक्ट भी कहते हैं, ये वो फैक्ट होते हैं जिनको हम परसीव कर सकते हैं बाय आवर सेंसेस. अब इनका क्या एग्जांपल है. सबसे पहला ये है कि सर्टेन थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. यानी जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे शेल्फ पे बुक्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है. या अ मैन हर्ड समथिंग, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना. या अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी व्यक्ति ने कुछ वर्ड्स बोले. या अ वेपन लाइंग एट द सीन, क्राइम सीन, कि कोई क्राइम सीन था, वहाँ पे कोई वेपन था, मर्डर वेपन था. या ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स, कपड़ों पे खून के धब्बे. ये एक्सटर्नल फैक्ट्स होते हैं. क्यों एक्सटर्नल फैक्ट्स होते हैं? बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. इनको हम अपने देख के, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर फैक्ट वहाँ पे था, या मैंने देखा या मैंने सुना. अब हम चलते हैं साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट्स पे. इन ये बेसिकली मेंटल कंडीशंस होते हैं. मेंटल कंडीशंस होते हैं, दैट मीन्स ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं. दे एग्जिस्ट इन द माइंड एंड दे कैन नॉट बी डायरेक्टली परसीव्ड. उनको आप डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी की इंटेंशन क्या है, किसी की इंटेंशन आप परसीव नहीं कर सकते. नॉर्मली उस व्यक्ति को देखने के साथ आप ये नहीं कह सकते कि इसकी इंटेंशन क्या थी. या किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की नॉलेज थी या नहीं थी. थर्डली, गुड फेथ, किसी भी व्यक्ति ने गुड फेथ में कोई काम किया है या गुड फेथ में काम नहीं किया है. फोर्थली, नेग्लिजेंस, कोई भी व्यक्ति नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था.
फर्दर ओपिनियन, किसी का ओपिनियन क्या है आप नहीं बता सकते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या ओपिनियन रखता है या रखती है ये नहीं बता सकते हैं। प्लस रेपुटेशन। तो हमने देखा कि फैक्ट्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल फैक्ट जिसको हम एक्सटर्नल फैक्ट भी कहते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट जिनको हम इंटरनल फैक्ट्स भी करते हैं। फर्दर हम चलते हैं और हम देखेंगे कि फैक्ट एंड इशू को हम कैसे समझ सकते हैं। तो सेक्शन 21G जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो डिफाइन करता है फैक्ट एंड इशू को। वो कहता है कि फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ or in connection with other facts the existence, non-existence, nature, extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब आप जब इस सेक्शन को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जो फैक्ट एंड इशू है वो बेसिकली है क्या। वो मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट है किसी भी केस का। किसी भी केस का जो मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट है वो है फैक्ट एंड इशू। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो फैक्ट एंड इशू इज एनी फैक्ट विच मस्ट बी प्रूव्ड। उसे प्रूव या उसको डिस्प्रूव करना होगा टू डिसाइड व्हाट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। ये बेसिकली कोर क्वेश्चन होता है किसी भी कोर्ट के सामने। अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक मर्डर ट्रायल चल रहा है और वहाँ पे क्वेश्चन है, वहाँ पे ये होता है कि ए इज अक्यूज ऑफ मर्डरिंग बी, यानी ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या हो सकता है। सबसे पहला फैक्ट एंड इशू ये होता है कि वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी का मर्डर किया है। दूसरा है वेदर ए हैड इंटेंशन टू किल बी, क्या ए के पास ऐसी इंटेंशन थी जिसकी वजह से वो बी को मारता। और तीसरा वेदर ए एक्टेड अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो ये जो तीन जो हमने देखे ये बेसिकली फैक्ट एंड इशू हो सकते हैं उस पर्टिकुलर मर्डर ट्रायल में। अब फर्दर हम देखते हैं ये क्यों है मर्डर ट्रायल में वो फैक्ट एंड इशू, बिकॉज ये डायरेक्टली डिटरमाइन करेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी। और ये चूंकि सेंट्रल फैक्ट्स होते हैं इसलिए ये फैक्ट एंड इशू है। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि एवरी फैक्ट इन इशू इज अ फैक्ट। यानी हर फैक्ट इन इशू एक फैक्ट होता है, लेकिन एवरी फैक्ट इज नॉट अ फैक्ट इन इशू। एवरी फैक्ट इन इशू, हर एक फैक्ट इन इशू एक फैक्ट है, लेकिन हर एक फैक्ट एक फैक्ट इन इशू नहीं है। अब हम समझते हैं फर्दर कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है। जब हम सेक्शन 21K को देखते हैं तो वहाँ पे रेलेवेंट वर्ड डिफाइंड है, रेलेवेंट फैक्ट डिफाइंड नहीं है। तो जब हम सेक्शन को देखेंगे तो सेक्शन कहता है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of facts। जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि relevancy of facts कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक ये बात करते हैं relevancy of facts। मतलब relevant fact खुद में मेन इशू नहीं होता। जो relevant fact होता है वो खुद में मेन इशू नहीं होता है, बट वो कनेक्टेड होता है किससे, फैक्ट एंड इशू से। सो सिंपली हम ये देख सकते हैं कि फैक्ट इशू क्या होता है, वो मेन क्वेश्चन होता है। इट इज़ द मेन क्वेश्चन इन द केस। किसी भी केस में जो मेन क्वेश्चन होता है उसे हम फैक्ट एंड इशू कहते हैं। और फिर रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, सपोर्टिंग सर्कमस्टांसेस, उसे हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। अब मर्डर ट्रायल का ही एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पे जो रेलेवेंट फैक्ट है वो क्या होते हैं, फुटप्रिंट्स, ए के फुटप्रिंट्स नियर द क्राइम सीन वो मिले हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट है। दूसरा क्या है, ब्लड स्टेन्स ऑन एज क्लोथ्स, ए के कपड़ों पे कुछ खून के धब्बे हैं, ये रेलेवेंट फैक्ट है। वेपन रिकवर्ड फ्रॉम ए, कुछ वेपन मिला है वो रिकवर हुआ है ए के पोजीशन से। और लास्टली प्रीवियस एनमिटी, ए और बी के बीच में ऑलरेडी पहले से कुछ मनमुटाव, कुछ लड़ाई या कुछ द्वेष भावना थी। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये मेन इशू नहीं है। मेन इशू क्या है, मेन इशू है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। लेकिन इस मेन इशू के जो सपोर्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो है रेलेवेंट फैक्ट्स। और ये रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है कि ये मेन इशू नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड है टू द मेन इशू। तो इसलिए ये रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं। क्योंकि रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं बिकॉज ये हेल्प करते हैं टू प्रूव और डिस्प्रूव द फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट जो है वो किसी भी फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिस्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई लैंड एक्विजिशन का केस है।
वहाँ पे क्या है कि ए की कोई ज़मीन है जो एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अक्वायर करना चाहती है। अब एक्विजिशन के बाद उसकी जो ज़मीन है वो अक्वायर हो चुकी है, उसके बाद जो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा ए को, वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, कि जो ए की जो ज़मीन है उसका नेचर क्या है, एग्रीकल्चरल है या कमर्शियल है। अब यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या हो जाता है? फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए की जो ज़मीन है, वेदर एज लैंड इज़ एग्रीकल्चरल और कमर्शियल इन नेचर। ए की जो ज़मीन जो अक्वायर की है एनएचएआई ने, वो क्या है, एग्रीकल्चरल इन नेचर है या कमर्शियल इन नेचर है। अब इसको जो सपोर्ट करेंगे रेलेवेंट फैक्ट्स, वो क्या हो जाएंगे? सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स नियर बाई, यानी जो ज़मीन उसकी अक्वायर हुई है वहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। सेकंड, बिजनेस क्लस्टर्स अराउंड द लैंड। आपने देखा होगा जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल करते होंगे तो साइड में आपने देखा होगा कि कोई ढाबा है, कोई होटल है, कोई छोटा मोटा रेस्ट रूम है। उसी तरीके से मान लीजिए वहाँ पे कोई गैराज है, कभी गाड़ी ब्रेकडाउन होती है, तो इस तरीके के बिजनेस क्लस्टर्स हैं उस ज़मीन के आसपास। साथ ही साथ एक ऑपरेशनल पेट्रोल पंप है और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है सराउंडिंग एरिया में। तो ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे ये प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए? फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए। फैक्ट एंड इशू क्या था कि वेदर जो ए का जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चरल है या कमर्शियल है, इसको प्रूव करने के लिए ये रेलेवेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ये बेसिकली वो खुद में मेन इशू नहीं होते, ये मेन इशू खुद में नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ लैंड को, कि जो ए की जो ज़मीन थी वो जो एनएचएआई ने अक्वायर की, तो वो उसका जो नेचर है वो क्या है, नेचर एग्रीकल्चरल है या कमर्शियल है, और उस बेसिस पे जो कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो इसलिए ये रेलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। अब हम कोड डिफरेंस समझेंगे एक वन लाइन डिस्टिंक्शन के साथ साथ, कि फैक्ट एंड इशू और क्या है बेसिकली। फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट में डिफरेंस क्या है? फैक्ट एंड इशू बेसिकली डायरेक्टली इन डिस्प्यूट होता है, वहीं पर रेलेवेंट फैक्ट कनेक्टेड होता है टू द डिस्प्यूटेड फैक्ट। फैक्ट एंड इशू डायरेक्टली इन डिस्प्यूट, रेलेवेंट फैक्ट कनेक्टेड टू द डिस्प्यूटेड फैक्ट। फैक्ट एंड इशू बेसिकली क्या करता है, इट डिटरमाइंस राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। लेकिन वहीं पर रेलेवेंट फैक्ट क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रूव और डिसप्रूव द फैक्ट एंड इशू। थर्डली, फैक्ट एंड इशू जो होता है वो सेंट्रल क्वेश्चन होता है, और जो रेलेवेंट फैक्ट होता है वो सरकमस्टांस, वो सपोर्टिंग सरकमस्टांस होता है। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगे कि हम किसी भी केस में किसको फैक्ट एंड इशू कह सकते हैं और किसे रेलेवेंट फैक्ट समझते हैं।